बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम हीप सॉर्ट एल्गोरिदम को देखेंगे। दोस्तों हीप सॉर्ट ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर दो ही आपके पास इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, एक हीप सॉर्ट है और दूसरा क्विक सॉर्ट है। तो आपने इन दोनों का जो एल्गोरिदम है वो भी अच्छे से करना है। इसका ड्राई रन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राई रन कहते हैं डायग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू बताना कि आपका जो एल्गोरिदम है वो वर्क किस तरह से करेगा, इसको हम कहते हैं ड्राई रन करना। तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा MCQs के लिहाज से आपको जितने भी एल्गोरिदम है उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए कि उनके ऊपर फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, इनका स्केल लगता है, n log n लगता है, कितना टाइम लगता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता हो। ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये जो हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम है इसको हम बाद में समझते हैं। पहले हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसकी समझ तब आएगी जब आपको इसका ड्राई रन का पता होगा। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे ड्राई रन पहले आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी आसानी के लिए जूम कर देता हूँ। ओके जी, अब देखें दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्री गिवन है, एक हीप ट्री गिवन किया गया और नीचे ये एक एरे भी है जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं और ये वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे आपको ट्री के अंदर दिखाई दे रही हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हुआ कुछ इस तरह से दोस्तों कि हमने अपने इन वैल्यूज़ को जो है क्या करना है, सॉर्ट करना है। अभी देखो ये आपको अरे के अंदर जो है वैल्यूज़ के सॉर्टिंग ऑर्डर में तरतीब दी हुई है, नहीं, ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। सॉर्टिंग वैल्यूज़ दोस्तों वो होती हैं जो एक अरेंजिंग ऑर्डर में पड़ी होती हैं, जो एक तरतीब से पड़ी होती हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। सो ये जो है यहाँ पे देखें 87 के बाद 57 है, फिर 44 है, फिर 12 है, फिर 15 है, मतलब कोई तरतीब नहीं है, रैंडम वैल्यूज हैं। सो दोस्तों इनको हमने सॉर्ट करना है हीप सॉर्ट को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जब भी आपने याद रखिएगा, जब भी आप हीप सॉर्ट करते हो ना, यानी जब भी हीपीफाई मेथड अप्लाई करते हो तो आपने सबसे पहले अपने ट्री को मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब मैक्स हीप कौन सा होता है? एक ऐसा हीप ट्री जिसके अंदर आपकी हर जो पेरेंट नोड होती है, हर पेरेंट नोड होती है, उस पेरेंट नोड की जो वैल्यू होती है ना वो अपने दोनों चिल्ड्रन मतलब लेफ़्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन से क्या होती है, ग्रेटर होती है, यानी बड़ी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखें 87 का लेफ़्ट चिल्ड्रन है 57 और 87 का राइट चिल्ड्रन है 44। तो मुझे बताएं क्या 87 अपने दोनों चिल्ड्रन 57 और 44 से क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर है? यस, ग्रेटर है। इसी तरह 57 जो पेरेंट है इसके दो चिल्ड्रन है, एक 12 है एक 15 है, क्या 57 की वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है? यस, ग्रेटर है। ऐसी 44 की जो दोस्तों पेरेंट नोड है, क्या इसके दोनों चिल्ड्रन जो है 19 और 23, इसके दो चिल्ड्रन है, क्या 44 जो पेरेंट है क्या उसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन 19 और 23 से बड़ी है उसकी वैल्यू? यस, बड़ी है। इसका मतलब है ये ट्री इस वक्त किस सिचुएशन में है? मैक्स हीप की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब जब दोस्तों आपका ट्री मैक्स हीप को फुलफिल कर रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो रूट नोड होती है, जो भी ट्री की रूट नोड होती है उसको हम अपनी ट्री की जो भी लास्ट नोड होती है ना, जो भी लास्ट नोड होती है उसकी वैल्यू से स्वैप कर देते हैं। जैसे देखें रूट नोड यहाँ पे कौन सी है? 87 और हमारे ट्री की यहाँ पे लास्ट नोड कौन सी है? 23। तो हम क्या करेंगे, हम 87 को 23 के साथ क्या कर देंगे, इंटरचेंज यानी स्वैप कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में सामने यही करके दिखाया आपको। तो देखो क्या हुआ, हमने 87 को 23 के साथ क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जब दोस्तों आपने 87 को 23 से स्वैप किया तो आपके पास जो नया ट्री बना हुआ कुछ इस तरह का हुआ। देखिए 23 ऊपर चला गया, 87 नीचे उसकी जगह पे आ गया। जैसे 87 नीचे आया, अब देखें 87 असल में जैसे यहाँ पे ट्री में स्वैप होने का मतलब क्या है कि अरे में भी स्वैप हो गया। मतलब यहाँ पे देखें अरे में पहले 23 लास्ट पे था, 87 फर्स्ट पे था। तो जब यहाँ पे ट्री में चेंजिंग होगी तो इसका मतलब फिर क्या, असल में कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में ट्री नहीं बनता, कंप्यूटर में असल में ये मेमोरी के अंदर ये मेमोरी के अंदर ये अरे ही बनी होती है। तो बेसिकली जब हम ट्री में चेंज कर रहे हैं ना, स्वैपिंग कर रहे हैं, तो असल में क्या हुआ कि जो आपकी फर्स्ट के ऊपर 87 वैल्यू पड़ी हुई थी अरे के अंदर वो स्वैप हो गई किसके साथ, 23 के साथ। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप में आपको यही दिखाया जा रहा है। देखें 87 जो है अरे के अंदर लास्ट पे चला गया और 23 जो है कहाँ पे आ गया है, फर्स्ट पे आ गया। तो अब अगर दोस्तों आप देखो तो देखो आपकी जो इस अरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो जो देखो सबसे लास्ट पे चली गई है, मतलब अरे में सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे चली गई है। और यही तो हम चाहते हैं कि जब आप स्टार्टिंग करते हो तो क्या होता है बेला कि आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो अरे के सबसे लास्ट वाले बॉक्स में पड़ी होती है। तो देखो हमने ये कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा कि हमने जो लास्ट वाला बॉक्स था अरे का वो सॉर्ट कर लिया है।
वो सॉर्ट कर ली है। जैसे वो सॉर्ट कर लिया दोस्तों, फिर क्या करते हैं, ये जो आपने ट्री के अंदर जो हीपीफाई अप्लाई करने के बाद जो लास्ट नोड होती है इसको ट्री से बाहर निकाल देते हैं। मतलब 87 जब ट्री से बाहर निकलेगा तो आपके पास जो नया ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखो आपकी ट्री में से 87 बाहर निकल गया, बाकी ट्री रिमेनिंग ट्री ये वाला बच गया। अब दोस्तों जो रिमेनिंग ट्री बचा है इसके ऊपर फिर दोबारा से हीपीफाई अप्लाई करने से पहले, लेकिन हीपीफाई अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेते हैं क्या आपका ट्री मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये ट्री ये जो हमारे पास रिमेनिंग नोड्स रह गई हैं ट्री के अंदर, क्या ये हमारे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हैं। तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि पेरेंट की वैल्यू दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या 23 अपने दोनों चिल्ड्रन 57 और 44 से उसकी वैल्यू बड़ी है? नहीं, बड़ी नहीं है, छोटी है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हीपीफाई अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, मैक्स हीप के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ ना हीप वायलेटेड, कि हमारी हीप जो है वो वायलेट कर गई है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ट्री को बिल्ड करेंगे किसके अंदर, मैक्स हीप के अंदर। तो यहाँ पर देखें मैक्स हीप में कैसे बिल्ड करते हैं, पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन में से अगर छोटी हो तो क्या करते हैं, जिस चिल्ड्रन की वैल्यू सबसे बड़ी हो उसको उठाकर पेरेंट के साथ स्वैप कर देते हैं। देखें अब यहाँ पे लेफ्ट के पास 57 था और राइट के पास 44 है। तो दोनों चिल्ड्रन में सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है, लेफ्ट चाइल्ड के पास, मतलब 57 लेफ्ट चाइल्ड के पास बड़ी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 57 को स्वैप कर देंगे 23 के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट नोड के अंदर देख सकते हो आप, ये देखो जब हमने मैक्स हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो 57 ऊपर चला गया, 23 नीचे आ गया। अब फिर हम चेक करेंगे क्या 23 अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, उसकी वैल्यू यस। 44 अपने चिल्ड्रन 19 से बड़ी है, उसकी वैल्यू यस। तो ये दोस्तों ये ट्री हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस ट्री के ऊपर हीपीफाई अप्लाई करेंगे। हीपीफाई का क्या मतलब होता है, हीपीफाई का मतलब होता है कि अपनी जो ट्री होती है उसकी रूट नोड की वैल्यू को ट्री की लास्ट वाली नोड के साथ क्या कर देना, इंटरचेंज यानी स्वैप कर देना। और अरे के अंदर इसका क्या मतलब होता है, अरे के अंदर मतलब होता है जो भी आपकी रिमेनिंग अरे बची है, मतलब ये वाली रिमेनिंग अरे, ये वाली जो रिमेनिंग अरे आपकी बची है जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, क्योंकि 87 तो अरे से बाहर एक तरह से शॉर्ट हो गया, उसको नहीं हम अपनी छेड़ना, मतलब उसको हमने एक समझे एक तरह से समझ लें अरे से बाहर जो जितनी अरे हमारी शॉर्ट होती है ना उसको हम फिर इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग बचती है ना सिर्फ उसको देखते हैं। अब दोस्तों जो हमारी रिमेनिंग अरे बची है वो सिर्फ इतनी है यहाँ तक 57 से लेकर 19 तक। अब हम क्या करेंगे 57 को स्वैप करेंगे 19 के साथ, तो क्या होगा बोला 57 19 की जगह पे चला जाएगा और 19 57 की जगह पे आ जाएगा। तो आपकी जो नया ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। मतलब यहाँ पे देखें अभी 57 अपनी जगह पे ही है, तो नेक्स्ट नोड में जाके सारा आपको दिखाएंगे। देखें नेक्स्ट टाइम सर ने यही किया, देखो 19 57 की जगह पे आ गया और 57 19 की जगह पे आ गया। और यहाँ पे देखें अरे में भी ऐसे हुआ। तो जैसे ही ऐसे हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली हमारी जो अरे के लास्ट वाले 2 इंडेक्स हैं वो क्या हो गए, सक्सेसफुली सॉर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे सॉर्ट हो चुकी हैं अब हमने क्या करना है, जो बाकी रिमेनिंग अरे बची है सिर्फ उसके ऊपर हमने ट्री अप्लाई करना। मतलब कहने का ये कि वो जो 57 है अब इसको ट्री से बाहर निकाल देना, बाकी हमारे पास जो अरे बचेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम मैक्स हीप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर हीपीफाई अप्लाई करेंगे और ये काम इसी तरह सर्किट जो है वो चलता रहेगा और फाइनली हमारी जो पूरी अरे है वो क्या हो जाएगी, फाइनली सॉर्ट हो जाएगी। समझेगी बात की? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास चलें, सॉरी हमने ऊपर एक एल्गोरिदम छोड़ा है, ये तो ड्राई रन था हीप सॉर्ट का। अब उसको जो एल्गोरिदम ऊपर छोड़ा हमने वो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हीप सॉर्ट मेरे मेथड का नाम है, मेरे फंक्शन का नाम है जो हीप सॉर्ट करेगा। उसके बाद अरे ए, ये क्या है, ए बेसिकली मेरी अरे उस अरे का दोस्तों नाम है या मेरी वो वाली अरे है जिसको मैंने सॉर्ट करना है। उसके बाद इंट एन, ये एन क्या है, ये एन एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी अरे के टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, कि मेरी अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद बिल्ड हीप, ये बिल्ड हीप मेथड क्या करेगा, हमारे जो अरे है ए वाली अरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देगा, बिल्ड हीप मतलब एक ट्री में बिल्ड करेगा। ठीक है, तो बिल्ड हीप का मतलब यही है दोस्तों। और ए कॉमा एन का मतलब क्या, ए मैं आपको बता चुका हूँ, ए आपकी अरे है और एन आपकी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एम एरो एन, इसका क्या मतलब है, मतलब आप कह रहे हो जो एन है मतलब एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो आपने कहा एन की जो वैल्यू है वो किसको दे दो, एक नया वेरिएबल एम है उसको दे दो एन की वैल्यू, मतलब टोटल एलिमेंट्स की साइज जो है वो किसको मिल गया है, एम को मिल गया। उसके बाद वाइल एम ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब कहता है अब आपने लूप तब तक मुसलसल चलाते रहना है जब तक m की जो वैल्यू है, मतलब m क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कहता है जब तक टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है 2 से ग्रेटर और इक्वल हैं तब तक कहता है आपने ये लूप चलाते रहना। ठीक है, समझ आएगी बात की, मतलब जब तक m की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक कहता है ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 रह जाएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, तो फ़ौरन से ये लूप चलना बंद हो जाएगी। उसके बाद डू स्वैप AFI, AFM, क्या मतलब है इसका, कहता है जनाब अब क्या करो, अब तुम ये करो, AFI का मतलब क्या है, अरे का पहला इंडेक्स, और AFM का मतलब क्या है, अरे का लास्ट वाला इंडेक्स, जिसको मतलब मेरा ये जो M है रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो रिमेनिंग अरे बची है ना, वो वाला आपका लास्ट इंडेक्स। तो कहता है क्या करो, ये बेसिकली हीपीफाई का दोस्तों प्रॉपर्टी है। तो क्या होने लगा बेसिकली, यहाँ पे आपकी रिमेनिंग अरे का जो मतलब अनसॉर्टेड अरे है आपकी, उस अनसॉर्टेड अरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो किसको मिलने लगी है, आपकी रिमेनिंग अनसॉर्टेड अरे के फर्स्ट एलिमेंट को, और फर्स्ट की वैल्यू किसको मिल जाएगी, अनसॉर्टेड अरे के लास्ट वाले एलिमेंट को। तो बेसिकली ये स्वैपिंग हो रही है जो आपको मैंने नीचे करके दिखाई थी। उसके बाद M-1 इक्वल टू M, मतलब एरो M, क्या मतलब है इसका, कहता है अब जब एक दफ़ा ये लूप चल के बंद हो जाएगी उसके बाद करो, जाहिर बात है एक स्टेप आपने परफॉर्म कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा दोस्तों आपकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यही बेसिकली वो कर रहा है, कहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से -1 करो, और जो आंसर है उसको किसको दे दो, M को दे दो, और उसके बाद हीपीफाई A, 1, M। अब वो कहता है अब दोबारा जब ये तुम सारा काम कर लो उसके बाद क्या करो, हीपीफाई मेथड को कॉल करो। ये हीपीफाई बेसिकली एक मेथड है जिसको आप कॉल कर रहे हो, एक फंक्शन है जिसको आप कॉल कर रहे हो। तो मैंने कहा एक हीपीफाई फंक्शन है जिसको कॉल करो, और उसको मेरी अरे भिजवाओ, 1 क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और उसको M क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखें हीपीफाई प्रोसीजर। अब हीपीफाई कैसे काम करता है, उसके लिए ये एल्गोरिदम है हीपीफाई का। अब हीपीफाई को देख लेते हैं। ऊपर जो आप हीपीफाई को कॉल कर रहे थे ना, उसका एल्गोरिदम ये वाला, तो ये देखो लिखा हुआ है हीपीफाई, ये हीपीफाई फंक्शन है। इसको 3 चीज़ें आपने भेजी थी, कौन कौन सी, ए अपनी अरे, इंट आई बेसिकली वो पोजीशन, आई बेसिकली वो पोजीशन है जिस पोजीशन या जिस नोड को आपने क्या करना है, मतलब आपने हीपीफाई करना है। तो इंट आई बेसिकली आपकी वो नोड है। उसके बाद इंट M क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद लेफ्ट आई बेसिकली दोस्तों आपकी वो पोजीशन है, वो पेरेंट नोड है जिसको आपने जो है वो हीपीफाई करना है। तो आपने कहा जो मेरी पेरेंट नोड आई है उसका जो भी लेफ्ट चिल्ड्रन है वो किसको दे दो, एक वेरिएबल L है उसको दे दो। और उसके बाद जो भी आपने कहा मेरी आई जो पेरेंट नोड है उसका जो भी राइट चिल्ड्रन है वो किसको दे दो, एक R वेरिएबल है उसको दे दो। उसके बाद मैक्स एरो आई, क्या मतलब है कि जो भी मेरी पेरेंट की पोजीशन है वो किसको दे दो, एक मैक्स वेरिएबल है उसको दे दो। उसके बाद इफ़ से आप 2 कंडीशन चेक कर रहे हो। पहली कंडीशन कहता है अगर जो मेरी लेफ्ट चिल्ड्रन है अगर वो लेस आर इक्वल हो किससे, M से, M के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहता है अगर मेरे लेफ्ट चिल्ड्रन की जो पोजीशन है अगर वो मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो, लेस हो या इक्वल हो। और एंड कहता है AFL मतलब जो एरे का लेफ्ट चिल्ड्रन है, कहता है अगर वो ग्रेटर हो किससे, अपने पेरेंट नोड की वैल्यू से। मैक्स क्या आपकी पेरेंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है अगर जो लेफ्ट चिल्ड्रन है बेसिकली AFL बेसिकली आपकी लेफ्ट चिल्ड्रन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और AF मैक्स क्या है, ये बेसिकली आपकी पेरेंट नोड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहता है जनाब अगर आपके लेफ्ट चिल्ड्रन की वैल्यू ग्रेटर है किससे, पेरेंट की वैल्यू से, तो फिर कहता है क्या करो, L एरो मैक्स, मतलब फिर कहता है वो आपके ये करो कि लेफ्ट जो चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू उठा किसको दे दो, पेरेंट को दे दो। और उसके बाद इफ़ सेम ऐसे ही आपने राइट पे भी किया कि अगर जो राइट वाला आपकी पोजीशन है अगर वो लेस आर इक्वल है किससे, मैक्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, एंड जो आपकी राइट चाइल्ड की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है किससे, आपकी पेरेंट नोड की वैल्यू से, तो फिर कहता है जो राइट चाइल्ड की वैल्यू है वो किसको दे दो, पेरेंट नोड को दे दो। उसके बाद इफ़ मैक्स नॉट इक्वल टू आई, कहता है अगर आपका जो मैक्स है मतलब मैक्स क्या है आपका पेरेंट एलिमेंट, कहता है अगर आपका जो पेरेंट एलिमेंट है अगर वो आई क्या है, आई बेसिकली आपका वो पोजीशन थी जिस पोजीशन पे आप खड़े थे। तो कहता है अगर आपका मैक्स जो है वो नॉट इक्वल है आई के, मतलब कहता है अगर आपका पेरेंट जो है वो आई मतलब जो आई पोजीशन थी आपकी जिस पे आप खड़े हो, कहता है अगर उसके इक्वल नहीं है तो फिर कहता है स्वैप कर दो किसको, AFI, AF मैक्स, AFI को AF मैक्स के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली, कहता है अगर मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो आई के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करो, मैक्स की वैल्यू उठा किसी को दे दो, आई को दे दो। और उसके बाद हीपीफाई को दोबारा आपने कॉल कर दिया, और ये ऐसे ही रिकर्सिव कॉलिंग होती रहेगी। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। चलें जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है लास्ट पे एक पॉइंट आ जाता है एनालिसिस ऑफ हीपीफाई। कहता है ये जो आपने हीपीफाई किया ना, ये जो आपने हीपीफाई का एल्गोरिदम ये वाला किया है, कहता है इसके ईच लेवल के ऊपर, ईच लेवल समझते ना, एक मैंने आपको बताया था लेवल कौन सा होता है जिसमें एक सेम ऑर्डर के अंदर नोट पड़ी होती हैं। तो कहता है ईच लेवल वी डू सिंपल कंपैरिजन विच ऑर्डर ऑफ 1। कहता है जनाब आपके हीपीफाई मेथड के अंदर
आपके एक लेवल के ऊपर, मतलब एक कंप्लीट लेवल के ऊपर कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और उसके बाद कहता है अगर आप पूरे कंप्लीट ही P5 की बात करो तो कहता है आपके पूरे ही P5 एल्गोरिदम के ऊपर टोटल टाइम कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन कहता है इसको तुमने थीटा ऑफ log n कंसीडर नहीं करना, क्योंकि थीटा दोस्तों आपके वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑर्डर होता है ये आपके बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है जनाब जी आपके ही P5 का जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ log n है, आपने उसको थीटा ऑफ log n कंसीडर नहीं करना। ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज के दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।